Good morning, dear students. Today we have start the very important chapter, structure of atom. क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की आज हम बात करेंगे बच्चों. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. तो इससे पहले ही हम लोग एटम्स के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं. एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं. ठीक है, ठीक है. इस मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ चुके हैं. मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम. क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें आज हम कुछ मॉडल्स की बात करेंगे. एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ठीक है, और आइसोटोन्स, ठीक है, और वैलेंसी के बारे में हम लोग समझेंगे. तो आज हम देखेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसे हम प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं. थॉमसन एटॉमिक मॉडल. तो जे थॉमसन, मैं आपको बता दूं कि देखिए एटम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बताया गया था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है. लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला डिफरेंट साइंटिस्ट के दौरान कि जो एटम है, ठीक है ना, अगले थॉमसन है, ठीक है, आपके रदरफोर्ड है, ठीक है, और थॉमसन है, रदरफोर्ड है, जेम्स चैडविक है, गोल्डस्टीन है. तो डिफरेंट साइंटिस्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई और ये पता चला कि एटम से भी छोटे पार्टिकल, इट मींस एटम के अंदर भी कुछ चीजें हैं जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जानते हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें होती हैं बच्चों. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी बच्चों जे थॉमसन ने. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने. प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी. स्टडी ऑफ एनोड रेज, स्टडी ऑफ कैथोड रेज हम पढ़ेंगे. क्लास 11 के अंदर आपको चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम देखेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ठीक है, और उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चला, एनोड कैथोड रे के बारे में पता चला. ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, हीलियम से, है ना, हीलियम कोई बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स है, उससे वहां पर न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी. इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई बच्चों. और इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हुई थी. और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने. जे थॉमसन ने. प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने. और न्यूट्रॉन की थी बच्चों जेम्स चैडविक ने. चलिए, सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल. तो थॉमसन, जो जे थॉमसन जी थे, इन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसका नाम है प्लम पडिंग मॉडल. है ना, प्लम पडिंग मॉडल या रेसिंग मॉडल या फिर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल. ठीक है, वो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, वो कह रहा है कि इस मॉडल के अंदर इन्होंने क्या करा, एक इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं. ठीक है, एक तरबूज के आकार का, एक तरबूज को आप देखिए कट करेंगे तो उसका रेडिश पार्ट है और उसमें ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं बच्चों. जिसका रेडिश पार्ट है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्फीयर. एक तरबूज एटम जो है आप लोग जानते हैं स्फीयर की शेप का है. तो जो तरबूज है उसको मान लीजिए वो एटम है. थॉमसन जी ने कहा कि एक तरबूज ले लीजिए और उसको मान लीजिए कि वो एक एटम है, और उस एटम के अंदर जो रेडिश पार्ट है, तरबूज को कट करेंगे तो रेडिश पार्ट है वो आपका प्रोटॉन है बच्चों. क्या है? प्रोटॉन है. और ये ब्लैक ब्लैक जो सीड्स हैं वो आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब कि जो ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेड वाले कलर के जो तरबूज के अंदर का पार्ट है उसमें क्या है? एम्बेडेड है बच्चों. क्या है? एम्बेडेड है. और इस प्रकार के मॉडल को इन्होंने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम नाम दिया. ठीक है ना, एक एटॉमिक मॉडल दिया. क्या बताया इन्होंने कि जो एटम है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज से भरा हुआ है, कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज से भरा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं. ठीक है, बस ये सिंपल सी बात इन्होंने बताई थी. और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में न्यूट्रल है, बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और आपस में न्यूट्रल है. चलिए, और दूसरी बात, एग्जांपल देखिए, हलवा है बच्चों, हलवे के अंदर काजू बादाम डालते हैं तो जो पूरा हलवा है वो आपका क्या हो गया? पूरा प्रोटॉन्स हो गया, इट मींस पॉजिटिवली चार्ज हो गया. और उसमें जो काजू बादाम है वो इलेक्ट्रॉन्स हो गया, आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया और वापस में न्यूट्रल है. तो यहाँ पर थॉमसन एटॉमिक मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसको. इट मींस तरबूज जो है वो लाल पार्ट जो है उसका रेडिश पार्ट जो है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन, और उसके ब्लैक सीड्स हैं उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, जो कि उसमें एम्बेडेड है. देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम इज कंसीडर्ड एज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. एक एटम को हमने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर माना है. क्या माना है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं बराबर मात्रा में. उसके बाद देखिए सेकंड क्या है? द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. तो इलेक्ट्रॉन है उस पॉजिटिवली चार्ज के अंदर एम्बेडेड है, धंसे हुए हैं. चलिए, in an atom total positively charged sphere is equal to the total negatively charged to maintain the electrical neutrality. जितना पॉजिटिव चार्ज है बच्चों उतना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और वो आपस में न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है. तो ये आपको ज्यादा थॉमसन मॉडल ऑफ
एटम। इसकी लिमिटेशंस क्या थी बच्चों? इसकी लिमिटेशंस थी इसमें रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बता पाया, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में, यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में एक्चुअली, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था जिसमें हम स्टडी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं, इसके बारे में ये नहीं बता पाएंगे, इसकी क्या थी लिमिटेशन थी। अब हम बात करेंगे बच्चों रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल कौन से होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज डबली हीलियम पॉजिटिव चार्ज को होते हैं अल्फा पार्टिकल, मतलब He2+। डबली हीलियम पॉजिटिव चार्ज, डबली हीलियम पॉजिटिव चार्ज को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। बड़े ध्यान से देखिए रदरफोर्ड जो था, रदरफोर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जहां पर इसने क्या करा, इसने एक यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया है जो रेडियम, और यहाँ पर इसने क्या लिया, एक लाइट ब्लॉक ले लिया और यहाँ से लाइट पास करवाई, स्लिट ले ली, उसमें से बीच में से लाइट जा रही है। तो इसने क्या करा कि गोल्ड की फॉइल ली बच्चों, ठीक है ना, एक अल्फा पार्टिकल लिया, एक डबली हीलियम अल्फा पार्टिकल लिया और एक गोल्ड की फॉइल ली, और उसकी गोल्ड की फॉइल की जो सर्कुलर शेप में ली और उसके बाहर में जेडनेस की कोटिंग कर दी बच्चों, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। जब लाइट डाली, लाइट डालने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए इसने लाइट डाली, ठीक है ना, लाइट डालने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि इस मेटल के पीस पे जब लाइट डाली तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई। क्या होगी बच्चों? रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई। तो कुछ लाइट जो थी ना वो तो रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ सीधी चली गई और कुछ बैंड होकर वापस आ गई। तीन कंडीशन हुई, कुछ लाइट तो सीधी चली गई, ठीक है, सीधी जा रही और ऊपर स्क्रीन पे दिखाई देती है आपको, ठीक है ना, कुछ क्या हो गई बैंड हो गई और कुछ क्या है बिल्कुल वापस आ गई। बिल्कुल क्या हो गई, कुछ लाइट जो थी वो बिल्कुल वापस आ गई, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री पे 180 डिग्री पे कि बिल्कुल एग्जैक्ट वापस आ गई, है ना। तो तीन चीजें यहाँ पर देखने को मिली, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये बात पता चली कि देखिए यहाँ पर जो हम लोग अल्फा पार्टिकल डालते हैं बच्चों पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब वो बिल्कुल सीधी चली गई, इसका मतलब खाली जगह नहीं होगी, उस एटम के अंदर खाली जगह रही होगी। चलिए अब कुछ पार्टिकल बाहर आ गया, वापस टकरा के बिल्कुल एग्जैक्ट वापस आ गया, इसमें रिपल्शन हुआ है, वहां पर पॉजिटिवली चार्ज मौजूद है, ये भी कंफर्म हो गया। दो चीजें पता चली, एक तो वहां पर खाली जगह वैकेंट स्पेस प्रेजेंट है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है, तभी तो वापस आया टकरा के, ठीक है। और कुछ बैंड हो गई, है ना, कुछ बैंड हो गई, इसका मतलब पॉजिटिव रिपल्शन है, कुछ बैंड हो गई और वो इतना ज्यादा पॉजिटिव था कि वो वापस आ गई। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की पता चला, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर किसके अंदर था बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर था, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी बच्चों। यहाँ पर ये लोग आपका रेडियम है, ठीक है, सिलेक्ट लगानी है, अल्फा पार्टिकल है, डबल हीलियम पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ से लाइट से लगाएगा, ये बैंड हो गया यहाँ पे, ठीक है, बैंड होने यहाँ पे जो भी स्कैटर हो रहा है और इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कुछ लाइट थी वो वापस आ गई। देखिए ये क्या है, ऑब्जर्वेशन की है, मेजॉरिटी होगा, बहुत मेजॉरिटी, बहुत सारे मैक्सिमम नंबर में अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, पार्ट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जो गोल्ड की फॉइल थी, यहाँ पर जो गोल्ड की फॉइल थी, इसमें ना अपन लास्ट में जेनरल स्क्रीन लगा रखी है, तो इस तरह की इसके ऊपर हमें दिखाई दी है लाइट्स ना, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इन देयर पाथ, अपने पाथ के ऊपर बिना किसी डिफ्लेक्शन के, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इन देयर पाथ, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द जो पार्ट था वो सीधा चला गया। A few alpha particles were deflect small angle, few with a large angle, और कुछ थे वो छोटे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, और वेरी फ्यू वन, मतलब 12,000 में सिर्फ एक जो थी वो वापस आ गई बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पता चला कि मान लीजिए एटम है, यहाँ पर सेंटर में कोई चीज है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, बाकी की जगह क्या है, खाली है, एम्प्टी है, तभी तो सीधी चली गई और जो यहाँ पर आई वो बैक होके वापस आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, लगभग स्पेस क्या है जो खाली है, और क्या पता चला, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, और जो सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज है तो बैक होके वापस आ रही है, और वेरी स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है, ठीक है ना, और इसकी डेंसिटी बहुत ही हाई है। यहाँ पे बात से पता चली। ऐसे ड्रॉबैक्स क्या थे, ठीक है, ड्रॉबैक्स थे कि इसमें ना स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। इसके ड्रॉबैक्स ये थे बच्चों, ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। इसका क्या मतलब स्टेबिलिटी का, देखिए रदरफोर्ड ने यहाँ पर बातें बता दी कि देखिए कुछ लाइट गई सीधी चली गई, तो यहाँ पर अब इसको अगर हम एक सर्कुलर पाथ की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ की फॉर्म में लेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, आगे बहुत की थ्योरी आएगी उसमें पढ़ेंगे कि जो एटम है उसके अंदर एक सेंटर में चीज है, उसको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियस, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे चक्कर
चक्कर लगाते हैं उसे हम ऑर्बिट या फिर शेल के नाम से जानते हैं, उसे हम ऑर्बिट या फिर शेल के नाम से जानते हैं। मान लीजिए है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, जिस पाथ के ऊपर ये चक्कर लगा रहे हैं ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, इस पाथ के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं उसे ऑर्बिट बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब होंगे बच्चों तो होता क्या है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो थ्योरी थी मैक्सवेल ने दी थी, उसने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है अपोजिट चार्ज के पास, अगर कोई अपोजिट चार्ज है जैसे प्लस माइनस अपोजिट चार्ज होते हैं ना, तो अपोजिट चार्ज अगर रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पर से रेडिएशंस निकलेंगी, क्या निकलेंगी, एनर्जी की फॉर्म में रेडिएशंस निकलेंगी, और वो एनर्जी यहाँ से कम होते होते इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बिल्कुल ढीला हो जाएगा और नीचे जाके गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर पाया था बच्चों। बाकी रदरफोर्ड ने बहुत सारी बातें बताई और सही भी थी, लेकिन इस बात को ये नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, बात तो बता दी इलेक्ट्रॉन से पाथ के ऊपर चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में देखो यहाँ पर अट्रैक्शन होना चाहिए, तो देखिए अट्रैक्शन होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से एनर्जी रेडिएट करेगा, जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो ये इतनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर देगा ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके बारे में जो है रदरफोर्ड नहीं बता पाया था, लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पाया था। उसके बाद आए बच्चों नील बोहर, कौन आए, नील बोहर, और इसे बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके पोस्टुलेट्स क्या थे, इसने बताया वही सेम चीज बोहर ने बताया कि भैया एटम के अंदर छोटा सा पार्ट है जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन, बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जिस पाथ के ऊपर वो चक्कर लगा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। अब वो शेल कौन सी है, 1 2 3 ऐसे शेल्स हैं, पहली शेल है कि दूसरी एल, फिर क्या है एम, ठीक है, और इनकी एनर्जी फिक्स्ड है बच्चों, इनकी एनर्जी फिक्स्ड है। अगर ये इनकी शेल के पास एनर्जी अपनी फिक्स है, एल की फिक्स है, एम की फिक्स है, अगर ये और ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी एल पे पहुंच जाएगा, और मिल जाएगी एम पे पहुंच जाएगा। अगर एनर्जी कम हो गई इससे यहाँ जाएगा, इसने क्या करते लूज कर दी, वापस एल में और लूज कर दी के में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एम की एनर्जी फिक्स है, ये फिक्स होने के कारण आपस में इनका कोलिजन नहीं होता, ठीक है, इनका कोलिजन नहीं होती, कोलैप्स नहीं करते, इसलिए स्टेबल है। क्या है बच्चों, स्टेबल है। ये बात बोहर ने बताई, किसने बताई, बोहर ने। तो बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन एक क्लोज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं बच्चों, उसे हम ऑर्बिट या फिर शेल के नाम से जानते हैं। जैसे पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, और उसको नाम दिया गया के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक है। पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, ठीक है। ऑर्बिट्स, ऑर्बिट, शेल, के, एल, एम के नाम से जानते हैं। उसके बाद ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी फिक्स है बच्चों। चलिए, अब एनर्जी इज गिवन टू द गेट प्रमोटेड टू द हायर एनर्जी लेवल, अगर एनर्जी इसको ज्यादा देंगे तो ये अपने से ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। ऑर्बिट का नाम एनर्जी लेवल भी होता है, ऑर्बिट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स्ड है इसलिए हम इसको एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। एनर्जी लेवल, अगर यहाँ पर इसकी एनर्जी बढ़ा दी जाए, एनर्जी लेवल और बढ़ा एम पे चला जाएगा, इस तरह से एनर्जी बढ़ाने पे अपनी शेल को चेंज करते हैं, ठीक है। अगर एनर्जी लूज कर देगा तो ये वापस भी आ जाती है, ठीक है। तो when energy is given at the electron get promoted to the higher energy level and when the source of energy is removed, electron come back to their original state। अगर आपने उसकी एनर्जी को, इसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अगर रिमूव कर दी तो वापस अपने स्टेज पे आ जाएंगे, और अगर आपने बढ़ा दी तो आगे वाले शेल पे चले जाएंगे। ये बोहर ने बताया था। एनर्जी लेवल में भी डेसिग्नेटेड है, उसका नाम दिया गया 1 2 3 4 या फिर के एल एम एन। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द एनर्जी लेवल विदाउट कोलैप्सिंग, लूजिंग एनर्जी, बिना लूज, अपने आप लूज नहीं करते, ये अपने आप गेन नहीं करते बच्चों, इसीलिए आपस में कोलैप्स भी नहीं होते और ये अपने आप को स्टेबल बना के रखते हैं। क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद हमने पढ़ा बोहर का, हमने पढ़ा बोहर एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ा बच्चों, बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने बात करी, ठीक है। बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने बात करी। तो हमने सबसे पहले थॉमसन मॉडल में देखा कि थॉमसन ने बताया कि एक जो है तरबूज के आकार का हमने एक एटम लेना है, एटम जो है तरबूज के जैसा है, और तरबूज के अंदर आप देखो रेडिश पार्ट है और ब्लैक शीट्स हैं, तो रेडिश पार्ट है उसे हम बोलेंगे
पॉजिटिवली चार्ज और ब्लैक वाला पार्ट है उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है बच्चों, उसमें क्या है, एम्बेडेड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है पॉजिटिव चार्ज में। तो ये बातें किसने बताई, थॉमसन ने बताई। उसने कहा कि एटम इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव स्फीयर बिकॉज़ पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव के अंदर फंसे हुए हैं, और उसके बाद इसका पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंटेन है। इसकी लिमिटेशंस क्या है, सी ही कुड नॉट एक्सप्लेन द he could not explain the Rutherford alpha particle scattering experiment. He could not explain the Rutherford alpha particle scattering experiment. इसके रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल के बारे में नहीं बता पाया था। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि हमने एक हीलियम, डबली हीलियम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेना है जो कि अल्फा पार्टिकल के रूप में है, और उसको जब हम लाइट में डालेंगे थिन बॉइल्ड फॉइल के ऊपर और जेड की स्क्रीन लगा देंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि कुछ लाइट, तो कुछ रेंज जो है वो सीधी चली गई, कुछ हाईली और कुछ लो, मतलब कुछ मैक्सिमम और कुछ मिनिमम एंगल में डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ बिल्कुल रिवर्स बैक आ गई बच्चों। वहां से ही पता चलता है कि जो एटम है उसका लगभग भाग खाली है, कुछ भाग जो है बिल्कुल सेंटर में चीज है पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, जिसे हम प्रोटॉन्स भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन में पता चला, फिर इसका कंक्लूजन निकला, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास द बॉइल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इन देयर पाथ, उसके बाद सीधी जा रही है बिना किसी डिफ्लेक्शन के, कुछ एंगल में डिफ्लेक्ट कर रही है, उसके बाद पता चला कि 12000 में से एक ही वापस आ रही है, ठीक है, मींस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। कंक्लूजन निकला कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, बहुत सारे स्पेस खाली है और वेरी स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और लेकिन इसमें स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाई, इसका ड्रॉबैक था। फिर बोहर मॉडल ऑफ एटम में बोहर ने बताया इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूम रहा है बच्चों उसे ऑर्बिट या फिर शेल कहा जाता है। शेल आपकी के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल होती है, ठीक है, के शेल, एम शेल, एन शेल और एन शेल होती है। इस ऑर्बिटल की फिक्स एनर्जी, हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी इज गिवन टू द दैट प्रमोट टू द हायर एनर्जी लेवल। अब देखिए एनर्जी की अगर बात करें तो प्रमोटेड टू द हायर एनर्जी लेवल व्हेन द सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज, अगर एनर्जी आप दोगे तो आगे वाले शेल में चला जाएगा, एनर्जी हटा दोगे तो वापस वाले शेल में आ जाएगा, ठीक है। और एनर्जी लेवल अपना चेंज कर देते हैं, एटम डज नॉट कोलैप्स और कोलैप्स नहीं होती क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, इसलिए अगर आप एनर्जी दोगे तभी वो हायर लेवल पे जाएगा, एनर्जी दोगे तो हायर लेवल पे जाएगा, और जैसे एनर्जी लूज कर देगा तो दोबारा अपने लेवल पे आ जाएगा। इट मींस बीच में कोलैप्स नहीं होगा, इसलिए स्टेबल होते ही बोहर ने बताई थी, रदरफोर्ड नहीं बता पाया, इसको नोट कीजिए। चलिए तो देखिए बच्चों, अब हम बचा हुआ पार्ट करते हैं। हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ठीक है बच्चों, और क्या पढ़ा, बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा। अब हम एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, वैलेंसी क्या होती है, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी का मतलब है बच्चों कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को हम वैलेंसी क्या बोलते हैं, the combining capacity of element, combining capacity of element, capacity of element वो हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी। the combining capacity of an element को हम लोग क्या बोलेंगे,
वैलेंसी। या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट और शेयर्ड ड्यूरिंग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? वैलेंसी। दो डेफिनेशंस हैं, इसको समझिए। आइसोटोप्स क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर तो बच्चों सेम हो और मास नंबर क्या हो अलग। इसमें मास नंबर तो हो सेम, अभी मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। मास नंबर तो हो सेम, एटॉमिक नंबर हो डिफरेंट, उसे हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z, मास नंबर क्या होता है? E। अभी देखते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वैलेंसी, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंसी क्या होती है बच्चों। तो वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है, मतलब कोई कंपाउंड बना रही है उसमें वो वैलेंसी लोड करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट और शेयर्ड ड्यूरिंग द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान या तो गेन करेगा, लॉस्ट करेगा, शेयर्ड करेगा, उसे बोलेंगे वैलेंसी। इट मींस अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, जैसे NaCl बना रहा है, NaCl, Na और Cl की आपस में वैलेंसी ट्रांसफर करके NaCl बना है। इट मींस अगर Na की वैलेंसी की बात करूं बच्चों, तो देखिए Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 11। देखिए 11 और 23, ये नीचे वाला होता है बच्चों, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर है बच्चों, इसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। इसको डिनोट करते हैं A से, इसको करते हैं Z से, किसी भी एलिमेंट के लिए। यहाँ पर मैं एलिमेंट्स आपको बताता हूँ। जैसे अपने पास क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। ठीक है, अपने पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। नीचे इसके बच्चों एटॉमिक नंबर लिख दिए होंगे, नीचे वाले इसके एटॉमिक नंबर लिख दिए और ऊपर इसका मास नंबर 1 1 2 4 3 7 4 9 5 6 का 12 हो जाएगा, 7 का 14, यहाँ पे 16। इस तरीके से ऊपर जो लिखे हुए ना वो इसके मास नंबर है बच्चों, और जो नीचे लिखे हुए ये एटॉमिक नंबर है। क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखिए एटॉमिक नंबर की मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है बच्चों Z, और जो इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही उसके पास प्रोटॉन होंगे बच्चों, ध्यान रखना। किसी भी एलिमेंट में जितने उसके एटॉमिक नंबर है वही उसके इलेक्ट्रॉन है, वही उसके प्रोटॉन है। मान लीजिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12, ऑक्सीजन का 8 है और 16, तो यहाँ पर जो 6 है ना बच्चों, ये इसका एटॉमिक नंबर भी है। इट मींस एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है और प्रोटॉन भी 6 है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है और प्रोटॉन भी 8 है। सही भाई। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन क्या होगा? मास नंबर माइनस का एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस का एटॉमिक नंबर। इट मींस 12 में से 6 गए 6, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 6। यहाँ पर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मतलब आपका 16 में से 8 गए कितने? 8। सही है। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या है? एटॉमिक नंबर, इन दोनों का सम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में से ये घटा दो तो क्या बचेगा आपके पास? देखो मास नंबर क्या हुआ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या फिर एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने से इसमें घटा दो, क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन। सही बात। तो देखिए मास नंबर का मतलब है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या है? एलिमेंट का जितना भी, यहाँ पर ये वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है सारा सारा क्या है इसका? ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब है, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, ठीक है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वही उसका क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट। चलिए अब आइसोटॉप्स का बताया मैंने, इसके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो। एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखिए 1H1 1H2 1H3। तो देखिए यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, ये देखो एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, एटॉमिक नंबर तीनों का 1 1 1 सेम और मास नंबर अलग अलग है, मास नंबर अलग अलग है। तो एटम एलिमेंट सेम है, सेम एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है उसे हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोटॉप्स। लेकिन आइसोबार्स क्या होंगे? आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम।
18 19 20 40 40 40। एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, इसे हम क्या बोलेंगे आइसोबार। क्या बोलेंगे बच्चों आइसोबार। चलो तो साफ साफ बताए दो क्या है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे वैलेंसी के ऊपर। पहले हम आपको ये एटॉमिक नंबर मास नंबर बताए थे अच्छे से। देखिए एटॉमिक नंबर मैंने बताया आपको, कोई भी एलिमेंट है, मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास हीलियम है, मेरे पास लिथियम है या फिर बेरिलियम है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। देखिए तो नीचे जो है ना इसका ये इसका क्या है एटॉमिक नंबर है बच्चों, क्या है एटॉमिक नंबर, जिसे मैं Z से डिनोट करूंगा, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है 6, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है 6, ठीक है ना। नाइट्रोजन का कितना है 7, ऑक्सीजन का कितना है 8, सही बात है। और कहता है मास नंबर क्या है, तो मास नंबर है बच्चों A, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब यहाँ पर 12 14 और 16, 12 14 और 16, ठीक है, सही बात है। तो देखो मास नंबर क्या होगा इसके, लिए मास नंबर है, ये क्या है इनके मास नंबर है, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉन पूछना है इसमें, एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी भी एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे बच्चों, ठीक है। क्लियर हुआ इसका। अब देखिए आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग same atomic number but different mass number, but different mass number। एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, उसे बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स। फॉर एग्जांपल 1H1 1H2 और 1H3, तीनों में 1 1 1, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर 1 2 3 अलग अलग है। आइसोबार एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, atom of the different element having same mass number but different atomic number। मास नंबर सेम होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, 18 19 20 40 40 नोट कीजिए। क्लियर हुआ, नोट करिए। आइसोटॉप्स का मतलब है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो उसे हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। इसका मास नंबर सेम हो एटॉमिक नंबर अलग अलग हो उसे बोलते हैं आइसोमास, ठीक है। अगला तो देखते हैं बच्चों वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी में हमने बताया कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज शेयर्ड लॉस्ट गेन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या है, देखो एल्युमिनियम के प्लस 3 चार्ज होता है, ऐसा क्यों होता है लेकिन आपको बताता हूं। Na के ऊपर प्लस चार्ज है बच्चों, Mg के ऊपर प्लस 2 चार्ज है, एल्युमिनियम पे प्लस 3 चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि वैलेंसी या इनवैलेंसी के कारण ऐसा हो रहा है। इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी -1 है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सोडियम के पास बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन है। क्या है 11। तो एक चीज है डुप्लेट। देखिए जो शेल होती है ना, जैसे पहली शेल है, दूसरी शेल है, तीसरी शेल है, पहली शेल को पी, दूसरी को एन और तीसरी को एन, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को डालते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहली शेल में बच्चों जो पहली शेल है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी में 8 आते हैं, ठीक है। तीसरी में फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, 18 आ जाएगा। तो देखो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है शेल का ये n स्क्वायर ना, 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर तो यहां पर हो जाएगा पहला शेल है, इसे हमारे पास पहली शेल है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ये है n है और n है। इसका फार्मूला क्या है बच्चों, इसका फार्मूला हो जाएगा 2n स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का 2n स्क्वायर पहली शेल में कितना होगी 2 अब 1 पहली शेल 1 2 1 2 2 into 1 का स्क्वायर, 2 1 2 आ गया। दूसरी शेल है 2 into 2 का स्क्वायर, 2 2 4 2 8 8 आ गया। तीसरी शेल है तो 2 into 3 का स्क्वायर, 3 9 18 आ गया।
ऐसे शेल्स में भरते हैं, ऐसे भरते हैं शेल्स में, पहले 2 दूसरे में 8 फिर 18 ऐसे शेल्स में भरते रहते हैं। 2n स्क्वायर फार्मूला है जिसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमको पुट करने हैं। पहले क्या देखो, 2 का मतलब होता है बच्चों डुप्लेट, क्या होता है डुप्लेट, ठीक है, और 8 का मतलब होता है ऑक्टेट, क्या होता है ऑक्टेट। तो देखो पहले शेल में 11 इलेक्ट्रॉन है ना, पहले में 11 है, 2 तो चलेंगे डुप्लेट में, 2 शेल में चलेंगे पहले शेल में और 2 के में चलेंगे, उसके बाद एल में कितने चलेंगे 8, ठीक है, उसके बाद एम में कितने चाहिए 18 है ना। तो अब देखिए अब कितने बचे, बस एक ही बचे, या फिर हम इसको जानेंगे 8 मान लेते हैं, उसके बाद में 18 आएंगे, ठीक है, हम इसको ऐसे मान लेते हैं। कितना क्लियर हुआ। अब देखो के एल एम में आपको यहाँ पर कितने बचे, एक ही तो बचे हैं। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, यहाँ पर एक क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी, एक क्या हो जाएगी वैलेंसी। अब एक इलेक्ट्रॉन को बाइट, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, जब डोनेट करना पड़ेगा तो जो भी चीज डोनेट होती है प्लस का आएगा और गेन करेगा तो माइनस का आएगा। तो इसमें क्या करते हैं लॉस कर देते हैं, Na प्लस, Na क्या है प्लस। मैग्नीशियम की ऊपर बात करते हैं, मैग्नीशियम का होता है बच्चों 12, 2 से लेकर डुप्लेट में 8 से लेकर ऑक्टेट कितने बचे 2, 2 क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी वैलेंसी। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो देगा Mg+2। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का होता है 13, 2 8, अब इसमें बचे कितने 3 क्या हो जाएगा इसकी वैलेंसी, क्या हो जाएगा बच्चों वैलेंसी, यहाँ प्लस 3 हो जाएगा। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन को होता है 17, क्या होता है 17, 2 8 10, अच्छा ये कितने 8 हो जाएंगे है ना, बचे कितने हैं 7, तो इसको एक और चाहिए, एक माइनस आ जाएगा, ठीक है, एक और चाहिए, यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगी इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1, ठीक है, क्योंकि देखिए 4 से ऊपर कार्बन है, 4 से ऊपर जैसे जाएगा तो 8 से माइनस करना पड़ेगा। देखो जैसे 1 2 3 4 तक तो वैलेंसी मान लेंगे, जितने बचे अगर लास्ट शेल में 1 2 3 4 बचे तो उसकी वैलेंसी है, 5 से ऊपर बचता है तो 8 में से माइनस कर देंगे, 8 में से माइनस कर देंगे, उसकी वैलेंसी निकल आएगी। ये वैलेंसी होती है, ऐसे निकलती है। किसी भी एलिमेंट में आप निकालोगे, अगर लास्ट शेल में 1 2 3 4 बच रहा है तो उसकी वो वैलेंसी है, अगर 5 6 7 तक चला गया तो 5 से 4 से ऊपर जाती है, आप 8 से माइनस कर दो, 5 और 8 - 5 3 आ जाएगी, 8 - 6 2 आ जाएगी, उस तरीके से वैलेंसी निकालते हैं। क्लियर हो गया। चलिए चलो अब हम पहले 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाइज, शेल के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे अपन हम लोग। तो देखिए मैं आपको पहले 20 एलिमेंट्स बता रहा हूं, पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, ठीक है ना, यहाँ पे लिखो पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कैल्शियम, पोटाशियम, आर्गन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM, एटॉमिक नंबर। चलिए सबसे पहले एक है बच्चों, एटॉमिक नंबर भी इसका एक है क्योंकि ये हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, देखो एक है, जब इसके मानी तो आएगा 2 है
यहाँ पर 2 तो आएगा क्योंकि पहले शेल में 2 आते हैं बच्चों, पहले शेल में कितने आते हैं 2, दूसरे में फिर 8, तीसरे में फिर 8, ऐसे आएगा ना। पहले में 1 2 2, लिथियम में कितना है 3 है, 2 और 1, 4 है तो 2 और 2, 5 है तो 2 और 3, 6 है तो 2 और 4, 7 है तो 2 और 5, 6 2 और 6, 9 है तो 2 और 7, 10 है तो 2 और 8, कंप्लीट हो गया ओके ना। 11 है तो 2 8 और केशन माइनस टाइम माइनस टाइम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये अलग नंबर बच्चों, ये केशन एलसेन एनसेन है ना 2 8, और उसके बाद सोडियम में कितना आ जाएगा 1, मैग्नीशियम है तो 2 8 2, 13 है 2 8 3 2 8 4 2 8 5 है ना। सल्फर का 2 8 2 8 6 16 17 18 19 20 नोट करो ठीक है। ऐसे आपका देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर लिखे हैं बच्चों, क्या लिखे हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या K शेल, यहाँ पे L शेल, यहाँ पे क्या फिर M शेल ठीक है। इस तरह का भर रहा है 17 का क्या हो जाएगा 2 8 7, 18 का 2 8 8, 19 का 2 8 8, फिर आगे चल जाएगा N सेकंड चल जाएगा 1 N सेकंड चल जाएगा 2 8 8 ऐसे फिर आया क्लियर हुआ, इसका नोट कीजिए। क्लियर हुआ। चलिए तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा KLMN, मैंने आपको पहले बताया था शेल होती है, आपके पास एटम है तो ये एटम जहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और शेल है, ये न्यूक्लियस है आपका, या आपका क्या है न्यूक्लियस, इसके बाहर शेल्स हैं है ना, तो K शेल है L शेल है M शेल है और N शेल है। इसको निकालना फॉर्मूला होता है 2n2, मेरा जो 2n2 मैंने बताया था ठीक है। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी में 8 फिर 8 18 18 32 ऐसे चलते हैं जो तो ठीक है। पहले में 2 आएंगे, ये एटॉमिक नंबर लिखनी मैंने सीधे, एक तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन लियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम 1 से 20 तक एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए बच्चों ठीक है। और उसके बाद KLMN शेल्स में इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया आपको, पहले में एक तरह एक आ गया ठीक है। यहां पर नंबर 1 ना लिख आएगा बच्चों KLMN ना, देखो KLMN यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 हो गया, हाइड्रोजन सिस्टम 1 आ गया ठीक है। हाइड्रोजन का सिस्टम क्या होता है बैलेंस की बनना, ये 1 आएगा, तो ये एटॉमिक नंबर हीलियम में क्या था 2 था, तो यहाँ पर क्या है K शेल तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो KLMN है ना ठीक है। 3 था तो यहाँ पर 2 है ठीक है, बेरिलियम में 2 2 4 2 3 5 2 2 4 2 2 7 2 6 8 2 7 9 2 8 8 के बाद ये आएगा, आगे चल जाएंगे 2 8 1 फिर 2 8 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलेंगे। तो ये हम लोगों ने आज हमने बात करी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा, K शेल L शेल M शेल N शेल सीखा और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम सीखा, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा बच्चों और बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा, आइसोटोप्स पढ़े, आइसोबार्स पढ़े, एटॉमिक नंबर पढ़ा, मास नंबर पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकालना सीखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा सेल्स के अकॉर्डिंग। और आज हम चैप्टर का बिल्कुल बारीकी से सारी चीजें हमने देखी ठीक है। क्या क्या देखा, एक तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम करा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा, बोहर मॉडल ऑफ एटम करा ठीक है, उससे रदरफोर्ड की कंक्लूजन देखी, ऑब्जर्वेशन देखी ठीक है ना, और लिमिटेशंस देखी रदरफोर्ड की, और किसकी देखी थॉमसन मॉडल की, बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा KLMN शेल्स के द्वारा, शेल्स के अंदर कैसे बनते हैं वो देखा ठीक है, और एटॉमिक नंबर मास नंबर देखा, आइसोटोप्स और आइसोबार्स करें ठीक है। इन बच्चों इन चीजों को पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए ठीक है, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए ठीक है। मॉडल्स को अच्छे से पढ़ना है, बोहर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड मॉडल अच्छा है इंपॉर्टेंट है ठीक है। उसके बाद हमने देखा एक बेसिक चीज आएगी, इसको देखिए जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसकी डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने बच्चों, किसने की थी जे थॉमसन, प्रोटॉन की थी ई गोल्डस्टीन ठीक है, और न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक ने ठीक है, जेम्स चैडविक ने। चलिए ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़िए, ओके थैंक यू।